ग्रीटिंग व्यूअर्स, मैं हूं दृष्टि सुखानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली क्लास 6 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। इसमें हम मेंसुरेशन जैसे आपने पढ़ा ही होगा, पेरीमीटर और एरिया, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो अब हम शुरू करते हैं। पेरीमीटर पे आते हैं। सबसे पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी वापस पढ़ लेते हैं। ये जैसे हमारी एक शेप है हमारा, इसको हम 4 सेंटीमीटर देते हैं, इसको हम 2 सेंटीमीटर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर का। इस फिगर की हमने ये ले ली। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। वैसे तो हमने एक फिक्स वैल्यूज की पेरीमीटर समझे, जैसे कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, है ना। रेक्टेंगल का देते हैं तो बोलते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, ये बोलते हैं ना। ये फिक्स वैल्यूज होते हैं। पर ये जो हमारी इररेगुलर शेप है जिसकी नाप ये दी हुई है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इनका? तो इनका पेरीमीटर हम ऐसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, यानी कि पेरीमीटर इनका क्या होगा 6 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, इन सबको प्लस कर देंगे तो इनका पेरीमीटर आ जाएगा। करके देखते हैं। ये 5 और 4 9 9 10 16 और 2 18 सेंटीमीटर इनका पेरीमीटर हो गया। इररेगुलर शेप का अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो हम इनके सारे जो नंबर ये जो है इनकी नाप उनको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको हम। पेरीमीटर क्या होता है, जो बाहर का जो भी पार्ट है, बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्री है एरिया की, इन सब के लेंथ को हम ऐड कर दें तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर हमारा 18 सेंटीमीटर है। एक और शेप लेते हैं, ऐसा ही टेढ़ा सा। अगर आपको स्क्वायर को रेक्टेंगल का निकालना आए तो फिर आप उनकी फॉर्मूले करें। ट्रायंगल का भी होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, वो तो सिर्फ इसका आता है, सिर्फ इसका। अब एक और शेप लेते हैं। ये हमारा एक और शेप है, हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी नाप दे दी। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था कि बाउंड्री की लेंथ को, जब हमको बाउंड्री का नापना हो, यानी बाउंड्री की लेंथ जाननी हो, इररेगुलर शेप की होगी, तो हम पेरीमीटर में इन सब को प्लस कर लेंगे। तो क्या होगा 10 6 1, एक और 1 है, और 5 16 17 18 18 5 22 हो गया। हमारा ये आ गया आंसर। इस एरिया का क्या होगा, मतलब पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर, मतलब कि जितनी भी बाउंड्री है 22 सेंटीमीटर की। अगर हम यहाँ से मीटर लगते हैं तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो हमारे सेंटीमीटर में है, पर हमने यहाँ पे मीटर में लिख दिया, तो यहाँ पर हमारा सी होना जरूरी है, यानी कि सेंटीमीटर होना जरूरी है, तभी सही होगा। हमने पेरीमीटर पढ़ लिया एक इररेगुलर शेप का। अब हमको कोई फिक्स शेप दिया हुआ है, रेगुलर शेप दिया हुआ है, जिसकी निकालना आसान से होता है। अब हमारा ये शेप है, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एक की साइड दिए, मान लो ये भी लिख दिया चाहिए, जो लिख के नहीं दिया, हमको एक शेप दिया है, उसका बोला है साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 से जो भी साइड दी हुई है, हमारे यहाँ पे साइड 4 दी हुई है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर हमको दी होती है 6, तो हम यहाँ पे 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमको यहाँ पर जो दी हुई है साइड वो है 4 सेंटीमीटर, तो अब हम पेरीमीटर के हिसाब से 4 इंटू 4 कर देंगे, 16 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो मैंने यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फिर ये दोनों ही सेंटीमीटर के तो नहीं है हमारे, इसलिए यहाँ पर हमने 16 सेंटीमीटर। तो इस पूरे की लेंथ हमारी क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगा इसका 16 सेंटीमीटर, यानी जितनी भी इसकी बाउंड्री है वो 16 सेंटीमीटर की है। हम अगर इसको इररेगुलर शेप का जो मेथड था, यानी सबको प्लस कर देना, उस मेथड से भी करें तो ये आएगा 4 8 12 16, चारों की साइड को प्लस कर दे, 4 4 तो सबकी से एक ही होगी सेम, और साइड इक्वल होगी, तो सबको प्लस किया तो रेगुलर
मेथड से भी, तो 16 ही सेंटीमीटर आंसर है हमारा। अब रेक्टेंगल लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल की ये 10 है और ये 4 है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर नीचे वाली तो होती ही हमारी सेम है और साइड वाली लेंथ और ब्रेथ, लेंथ सेम होती है, ब्रेथ सेम होती है। ये 10 और ये भी 10, ये 4 ये भी 4। अब पेरीमीटर जब रेक्टेंगल का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि जो लेंथ दी है और ब्रेथ दी है उनको प्लस करो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल का। हमको लेंथ का दिए 4 और ब्रेथ का दिए 10, तो किसी को एल को भी जगह किसी को भी लिख सकते हैं, तो पहले जो वैल्यू दी हो वही लिखेंगे, 4 लिखते हैं। 2 × इनको ब्रैकेट में रखेंगे हम, एल हमारी हो गई 10 और 4 से प्लस करेंगे इसको ब्रैकेट को, पहले इन दोनों प्लस करेंगे हम, तो P = 2 × 10 + 14 हो गया इसका आंसर। 2 × 14 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा है शायद। तो ये सेंटीमीटर का मतलब कि इसकी रेक्टेंगल की जो भी बाउंड्री है उसका हमारा आंसर है 28 सेंटीमीटर। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 × साइड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला बताऊंगी और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताऊंगी। तो इसके बाद मैं एक एग्जांपल समझ, तो ये नोट कर लिया होगा आपने फॉर्मूला। अब ट्रायंगल के एक होता है ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, और एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल यानी कि इक्वल ट्रायंगल। तो हम उनके फॉर्मूले लिखेंगे। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लेंथ है ना, और सब इक्वल है। तो अगर हम इनमें से 2 की नहीं लिखें, एक की लिखें और बोले कि इक्वल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल बना तीनों साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना फॉर्मूला होता है 3 × साइड। जैसे हमारा स्क्वायर का था 4 × साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल थी तो एक ही साइड का मेजर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसकी तीनों साइड इक्वल है तो 3 × साइड करेंगे। अब इसका 3 है यहाँ पे सेंटीमीटर, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर की, तो हम इसको 3, ये इसकी बाउंड्री ये जो है ये हमारी कितनी की है 900 तीनों का। अगर हम इरेगुलर वापस मेथड से चलेंगे तो भी हमारा 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि 3 3 6 9। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 × साइड। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नोट करते हैं जो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, यानी कि तीनों साइड अलग हो उसकी। ये फॉर्मूला तो आपने नोट नहीं कर ही लिया होगा, तो इसको अब जो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, ये हमारा ट्रायंगल, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, ये 3 4 5 5 इनकी लेंथ है इस ट्रायंगल की। तो अब इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? इसका पेरीमीटर हम करेंगे सम ऑफ ऑल साइड, जैसे हमने इरेगुलर शेप का किया था कि सम ऑफ ऑल साइड, जैसे इसका भी सम ऑफ ऑल साइड करेंगे। तो 5 पेरीमीटर इक्वल टू 5 + 3 + 4 12, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर है हमारा,
इसका पेरीमीटर, यानी कि जो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस है, नहीं स्केलन है, मतलब हाँ स्केलन है, उसका भी यही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी यही होगा। आइसोसेलेस का क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम 5 कर दें और इसको भी यहाँ पे 5 कर दें, तो आंसर बदल के बस यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आंसर। और अगर हम ऐसे भी करें तो 5, 10, 13 प्लस करके आइसोसेलेस हो कि स्केलर हो, इन दोनों का फॉर्मूला यही होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ और साइड्स। ये फॉर्मूला आप नोट कीजिए, उसका हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल करते हैं। बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पाथ है, इसके चारों ओर हमको फेंसिंग करनी है, यानी यहाँ इसकी बाउंड्रीज पर हमको फेंसिंग, अंदर तो वैसे ही फेंसिंग नहीं होगी, ये तो बहुत कॉमन बात है कि अंदर कोई फेंसिंग नहीं होगी, इसकी बाउंड्री से फेंसिंग करनी है, तो यहाँ पर हमको फेंसिंग करनी है। इसका लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, इसकी जो लेंथ है यानी ये 250 है मीटर और ब्रेथ हमको दी हुई है 175 मीटर, 175 मीटर। अब इसके यहाँ पे फेंसिंग करनी है और 1 मीटर का प्राइस है ₹5। तो मतलब कितना कॉस्ट इस पूरे रेक्टेंगुलर पाथ को फेंसिंग करने में जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × L + B, 250 को 175 से प्लस करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 + 175। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पे करो 425 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 850 मीटर इसका पेरीमीटर है, यानी कि ये जो पूरा पार्क है इसका पेरीमीटर हमारा 850 आया, मतलब कि ये पूरा पार्क 850 मीटर का है। और यहाँ पे 1 मीटर की प्राइस दी गई हमको ₹5। हमको पूछा है इस पूरे पार्क की फेंसिंग का वो कॉस्ट कितना लगेगा। तो अगर 1 की वैल्यू दी हुई है यूनिट मेथड से करेंगे, 1 की वैल्यू दी हुई है बाकी की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को 850 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹5 × 850 करेंगे हम, यहाँ पर 5 5 25 540 420। तो हमारा प्राइस कितना लगेगा 4250। इस पूरे रेक्टेंगुलर को पार्क को हमको फेंसिंग करवाने तो हमको ₹4250 चाहिए। लेट्स चेक आंसर। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 1 मीटर का प्राइस ₹12 दिया है, मैंने यहाँ पर 1 मीटर का प्राइस ₹5 रखा है, इसलिए हमारा आंसर 4250 है। अगर हम यहाँ पे इसका प्राइस हटा दें, ₹12 कर दें, 1 मीटर ₹12 का है, तो यहाँ पे 12 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, तो 12 को करेंगे हमारा आंसर चेंज होगा, फिर हमारा आंसर आएगा फिर हमारा आंसर ही अलग आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, 850 ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस, तो 85 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर है उसके पीछे 0 लगाना है बस, 12 5 60, ठीक है।
12 8 96, 96 और 6, 97 99 10, 100 101 102 102। इसके पीछे एक और लगाएंगे यानी कि 10,200 रुपये हमारा कॉस्ट आएगा फेंसिंग करने का। देखा बुक में भी आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ₹12 × 850 = 10,200। हमने यहाँ पे हमने पहले ₹5 रखा था प्राइस, तो हमारा आंसर आया था 4,250, पर हमने जब 12 रुपीज प्राइस रखा बुक के हिसाब से हमारा 10,200 जो कि सही आंसर है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है, एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ। हमारा एग्जाम्पल 6 है, बुक में पेज नंबर 211 पे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। बहुत ही आसान है हमारा ये क्वेश्चन। शाइना ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 3 राउंड लगाए। उसने पूरे जो पार्क था स्क्वायर उसमें उसने 3 राउंड लगाए और वो 70 मीटर का था पार्क। तो सबसे पहले हम पार्क का स्क्वायर पार्क है हमारा, स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पता था कि 4 × साइड होता है, साइड होता है। इसकी साइड हमारी 70 मीटर रखी है, तो पेरीमीटर रखा लेंगे, पेरीमीटर = 4 × साइड 4 × 70, 280 मीटर इस पूरे पार्क का बाउंड्री है। उसने 3 चक्कर लगाए, यानी कि यहाँ से शुरू किया, पहले उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से घूम कर एक चक्कर हुआ, एक हुआ, वापस घूमी, दूसरा हुआ, वापस तीसरी बार घूमी, 3 चक्कर हो गए। अब ऐसे 3 चक्कर वो तीनों बार, पहली बार में 280 मीटर घूमी, दूसरी बार में 280 मीटर घूमी और तीसरी बार में 280 मीटर घूमी, यानी कि उसने कितनी बार घूम लिया है। तो 280 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो आंसर आया वो है 840 मीटर। उस पूरे स्क्वायर पार्क का 840 मीटर उसने चक्कर लगाए हैं। मीटर उसने चक्कर लगाए, मैं 240 बोल दिया, सॉरी, पर 840 मीटर उसने पूरे इस ग्राउंड के चक्कर लगाए। लेट्स चेक का आंसर, या हमारा आंसर सही है। तो हमने पेरीमीटर के एग्जांपल्स कर लिए हैं बहुत सारे। अब हम एरिया पर आते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया होगा ये, जैसे एक जगह, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? जो अंदर का ये पूरा पार्क है हमारा, उसका एरिया निकालना है। यानी कि ये हमारा पार्क है, इसकी एरिया क्या है? इसका पेरीमीटर तो हो गया, यानी कि इसकी बाउंड्रीज की लेंथ। एरिया यानी कि जो इनर पार्ट है इसका, इनर पार्ट, ये वाला बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट जो है वो कहलाएगा एरिया। इस पार्क का एरिया, जैसे कि ये 70, इसका जैसे हम इसकी लेंथ लेते हैं, ये तो हमने एक रेक्टेंगुलर लिया, इरेगुलर पार्ट, कोई इरेगुलर प्लॉट है, जैसे ये हमारा इरेगुलर प्लॉट है। एरिया क्या होगा इसका? जो भी इसकी इनर, ये जो इसका इनर पार्ट है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इनर पार्ट जो हमारे फिगर का है वो एरिया है इसका। जो ये अमाउंट है सरफेस का इंक्लोज्ड बाय अ सरफेस, ये जो फिगर है इसका जो इनर एरिया है, इंक्लोज्ड एरिया है,
वो एरिया आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब जैसे पेरीमीटर के हमारा फॉर्मूले थे रेक्टेंगुलर का निकालना, पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना, ट्रायंगल का निकालना, वैसे ही एरिया निकालने के लिए भी एक रेगुलर शेप के लिए होता है फॉर्मूला। अगर हमको रेक्टेंगल स्क्वायर का निकालना हो सबसे पहले तो स्क्वायर का पढ़ेंगे। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। जो भी साइड है उसको साइड से मल्टीप्लाई कर दो, दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक पार्ट में डालते हैं रेगुलर वाला, ये हमारा एक स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर पार्ट है। जैसे इसका एक साइड 7 मीटर का है, ठीक है, चारों साइड इक्वल होंगे। एरिया निकालने के लिए हमको 7 को इस दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना होगा और साइड इक्वल यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 7 करेंगे तो 14, अरे मीटर तो मीटर स्क्वायर आएगी ऊपर से। एरिया में 14 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है ये 14 मीटर स्क्वायर का है। ये पूरा जो अंदर से पार्क है वो 14 मीटर स्क्वायर की एरिया है इस पार्क का, स्क्वायर पार्क का, रेक्टेंगुलर। ये हमने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे पहले नोट कर लीजिए, साइड टू साइड वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का। अब हमने स्क्वायर का जो पढ़ लिया, आपने नोट भी कर लिया होगा स्क्वायर का। अब हम एक रेक्टेंगुलर पार्क का देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, इसका ये जो पार्ट है ये 7, ये 1, ठीक है, इसको 1 नहीं रखते 4 रखते, ठीक है। ये 7 मीटर का है, ये भी 7 मीटर का है, ये हमारा पार्क है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया निकालना, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। जो लेंथ है उसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। 7 इंटू 4 करेंगे यानी 28 मीटर स्क्वायर। 20 मीटर स्क्वायर इसका अंदर का एरिया यानी कि इस पार्क का जो भी एरिया है अंदर का वो है 28 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ विड्थ एक ही बात होगी। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं। मैं एग्जाम्पल पढ़ने जा रही हूँ। The area of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. What is the width of the cardboard? इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें दी गई हैं। क्या दी है? एक तो हमको एरिया दिया है और एक लेंथ दिया है। हमको विड्थ पता करनी है, विड्थ यानी ब्रेथ, बात हुई है। तो पहले हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया। अब इसकी लेंथ है 9, हमको इसकी लेंथ ये 9 सेंटीमीटर और कार्डबोर्ड का जो एरिया वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ये मीटर में है और इसकी लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। ये हमको दो चीजें दी हैं। अब हमको इसकी विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालने का होता है फॉर्मूला विड्थ और ब्रेथ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। जब भी आपको बोले कि किसी ये रेक्टेंगुलर पार्क है,
एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, उसका एरिया आपको दिया है, आपको लेंथ दी है, बस आपको ब्रेड्थ निकालनी है या विड्थ निकालनी है। तो हमको एरिया अपॉन लेंथ वाला ये इसका फॉर्मूला है। हमको जब ब्रेड्थ निकालनी हो तो 36/9 कर देंगे हम। ठीक है, कट गया हमारे, ये डिवाइड कर दिया हमने तो कट दिए हमारे 9 से, ये हो गया 4। तो हमारी जो विड्थ था ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी विड्थ निकाली है 4 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉल्व कर दिया। ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि विड्थ अगर निकालनी हो, एरिया पता हो, लेंथ पता हो तो एरिया अपॉन लेंथ, और अगर लेंथ निकालनी हो तो एरिया अपॉन विड्थ। बात हो है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. If each square tile is of size 0.5 meter, then find the number of tiles required to cover the floor of the room. इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि बॉब अपने फ्लोर, रूम का जो फ्लोर है भाई, उसका एरिया है, नहीं, बॉब का जो फ्लोर है अपने रूम का वो 3 मीटर वाइड और 4 मीटर लॉन्ग है। ये उसका रूम। अब उसको फ्लोर में टाइल लगवानी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिएगा। लेंथ उसकी 4 मीटर लॉन्ग है और कितने मीटर वाइड है? 3 मीटर वाइड है। 4 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर वाइड उसका रूम है। अब उसको टाइलिंग करवानी है उसके रूम में। टाइल कौन सी शेप की? अब वो स्क्वायर शेप की है, यानी कि ऐसे उसको टाइलिंग लगवानी है अपने रूम में। ठीक है, और टाइल किस लेंथ की है? 0.5 मीटर की। टाइल की जो लेंथ है, मतलब कि टाइल का जो साइड है वो 0.5 मीटर का है। कितनी टाइल लगेंगी उसको कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड पड़ेंगी उसके रूम में लगाने के लिए? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। ये हमने देख लिया, फिगर बना लिया हमने। अब सबसे पहले हम रूम का एरिया निकालते हैं। रूम कितने एरिया का है? वो रेक्टेंगुलर रूम है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से निकालेंगे। इस फॉर्मूले से निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 4 इंटू 3, यानी कि 12 मीटर स्क्वायर का एरिया उसके रूम का है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह अगर हम रूम लेते हैं तो बात हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रूम। उसके रूम का एरिया होगा 12 मीटर स्क्वायर। अब टाइल का निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के हिसाब से। एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू साइड इनटू साइड। अब हम साइड इनटू साइड में, उसकी एक साइड थी 0.5 की, तो 0.5 इक्वल टू 0.5, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 5 ओके 0.10 मीटर है ना। सॉरी, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो गया ना, 25 हो गया, प्लस करना था सॉरी। इस 0.25 मीटर की शायद, हाँ। टाइल्स का एरिया है 0.25 मीटर स्क्वायर और रूम का एरिया है 12 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकालनी है, उसको कितनी टाइल्स चाहिए। हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड का। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल। रूम का एरिया हमारा इतना है 10 मीटर स्क्वायर और टाइल का एरिया हमारा 0.25
मीटर स्क्वायर। फिलहाल मीटर स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि ये हायर क्लासेस में मीटर स्क्वायर काटेंगे हम, अभी नहीं, अभी हम एक वैल्यू काटेंगे। और ये 12 एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और 0.25 मीटर स्क्वायर हमारा टाइल का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे सबसे पहले तो, यानी कि डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटा देंगे सबसे पहले, तो पॉइंट कभी डिवाइड नहीं होता। पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद 2 है, फिर पॉइंट के बाद हम डेसिमल में पढ़ा था, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है उतनी 0 पर आएंगे। 12, 100 और ये 25। अब 0 का भी हट गया, तो अब ये 25 और 12 100 हो गया हमारे यहाँ पे। 5 की टेबल लगा देते हैं। 5 5 से 25, 5 2 से 10, यहाँ पे 5 2 से 10 और 0, फिर 5 लगाएंगे। 5 4 से 20, 8 बन गया 42। हमारा 20 से काटा तो 2 उधर गया। ठीक है, फिर 5 को 20 से कितनी बार आएंगे, एक बार वापस कर देते हैं। यहाँ पे कटिंग आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे आपको। एक बार वापस करते हैं। ये 12 हो गया हमारा और ये 20 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटा देता और ऊपर 0 लगा दी थी। और 25 को 1200 से करना है। 25 48 से लगा के देखिए, मेरे ख्याल से तो लग ही जाता है। मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे से समझा रही हूँ। हाँ, 48 से करते हैं, मतलब 25 बना 25 और ये 48। वैसे इतनी बड़ी वैल्यू से काटते नहीं है, पर मैंने सीधा 25 को 48 से काट दिया। मैंने छोटी छोटी वैल्यू मिली, तो हमारे 48 टाइल्स रिक्वायर्ड है, यानी कि जो बॉक्स था उसको 48 टाइल्स मंगवानी होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में हमको एरिया निकालना है क्लॉथ का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, एग्जांपल था, आपने समझ लिया होगा, वापस से समझा दी। पर अब हम एग्जांपल ये बढ़ चुके हैं अगले। हमको एक क्लॉथ का स्क्वायर मीटर में निकालना है एरिया। ठीक है, हमको लेंथ दी है, उसकी लेंथ इक्वल टू उसकी हमारे 2 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ उसकी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 1.25 मीटर हो गया। ठीक है, अब एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर्स में। तो एरिया क्लॉथ का निकलेगा कैसे, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि क्लॉथ रेक्टेंगुलर होगा तभी तो उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, अगर स्क्वायर होगा तो सेम होगा। रेक्टेंगुलर है तो उसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। एरिया इक्वल टू L इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू 1.25। 2.50 मीटर स्क्वायर, 2.50 मीटर स्क्वायर उस क्लॉथ का है एरिया। लेट मी चेक द आंसर। यप, आंसर हमारा सेम है। तो हमने एग्जांपल्स कर लिया है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 square meter? तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वो 1500 मीटर
लॉन्ग और 200 मीटर वाइड है। और उसका कॉस्ट निकालने टाइल की, एक टाइल की कॉस्ट है 8 रुपीज 100 मीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक लास्ट एग्जांपल हम एरिया का करते हैं। सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ हमारी कितनी है, हमको लेंथ दी है 200 मीटर और मैंने उल्टा लिख दिया होगा तो कोई बात नहीं है, 500 मीटर। वैसे तो एक्चुअली लिखना चाहिए पर यहाँ पे थोड़ी उल्टा हो गया होगा तो कोई बात नहीं है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, 200 इंटू 500। हमें 200 इंटू 500 यहाँ पे भी करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 12200 यानी कि 12,200 मीटर स्क्वायर। ये हमारा भी एरिया आ गया। अब 100 मीटर स्क्वायर की प्राइस हमारा ₹8 है। यहाँ पे हमारा 8 इंटू करेंगे हम 12,200 मीटर से, तो हमारा आंसर होगा 97,600 रुपीज। लेट मी चेक द आंसर। अगर हमारा आंसर सही होगा मतलब हमने एरिया निकालना सीख गए हैं। एरिया अगर हमारा आंसर गलत होता है तो हम वापस चेक करेंगे इसको। हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर 8,000 रुपीज है। क्यों है वो चेक करते हैं। अभी हमारे इसका क्वेश्चन का गलत हुआ है आंसर, वापस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वन लेग का 8 अब यहाँ पे जो 2 जीरो है इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसकी जीरो यहाँ पे तो इसकी जीरो लेंगे, यहाँ तो इसकी जीरो लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 10,000 है ना। क्यों आता है ऐसा आंसर, क्योंकि एक जीरो इसकी, दो जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी ली, 2 जीरो इसकी ली, तो हमारा आ गया 10,000। एक बार मैं आपको वापस सॉल्व करके बताऊंगी ये सवाल। अब यहाँ पे 10,000 आ गया, 100 मीटर की 8 है तो ₹8 इंटू 10,000 यानी कि 8,000 रुपीज सही आंसर है। और यहाँ पे 10,000 क्यों हुआ, हम अगर वापस से मल्टीप्लाई करें 200 को 500 से, मान लीजिए ऊपर के भी जीरो नहीं है, 500 को 2 से करेंगे, ठीक है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने 2 के जो जीरो हैं उनको नहीं लिया। अगर हम 5 के जीरो नहीं है और 2 के जीरो लें तो भी यही आंसर आएगा। और अगर हम यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जीरो लगाई थी, हाँ, और अगर हम 5 की जीरो ले रहे हैं तो 2 की जीरो नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1,000 तो यहाँ पे 8,000 हो गया। ये आंसर सही आ गया। एक और सवाल कर लेते हैं। A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. हमारा पहले फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर कारपेट का, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम उसमें से माइनस करेंगे दोनों के एरिया को। इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ।
ये सवाल हमारा थोड़ा गलत हो गया होगा, सॉरी, पर हमारा आंसर आखिर में से ही आ गया, मैंने वापस ठीक करके बता दिया है। अब फ्लोर जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड, ठीक है। फ्लोर का निकालते रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी के हिसाब से 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर एरिया है फ्लोर का। उस पे कारपेट हमारा हो चुका है 3 मीटर का कारपेट, स्क्वायर कारपेट है 3 मीटर का है। साइड साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, एरिया निकालेंगे साइड साइड 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। 9 मीटर स्क्वायर का कारपेट लग चुका है, 9 मीटर स्क्वायर का कारपेट है और 20 मीटर स्क्वायर का फ्लोर है। अब कितना एरिया कारपेटेड नहीं है, एक फिगर बताती है ऐसे, ये रूम है, ये फ्लोर है, उसका ये पार्ट जो है ये कारपेटेड हो चुका है, जितना एरिया बचा है बाकी का बाहर का वो कितना है, तो 20 मीटर स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर, 20 में से 9 जाएंगे अगर तो हमारा आंसर क्या होगा, करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि गलत जाने के लिए अगर हम गलत चले गए तो प्रॉब्लम होगी। तो 11 मीटर स्क्वायर एरिया कारपेटेड नहीं है। अब हम आंसर चेक करते हैं, इस बार हमारा सही आया होगा शायद से। जी हाँ, हमारा आंसर इसका सही आया। अब उसको आप समझिए, वापस एक बार समझाती हूँ। फ्लोर का एरिया इतना था, 5 मीटर लॉन्ग था और 4 मीटर वाइड था, ठीक है। ये 5 मीटर लॉन्ग था और 4 मीटर वाइड था। इसका एरिया होगा 20 मीटर स्क्वायर। और जो हमारा कारपेट था उसका एरिया था 3 मीटर, उसका जो साइड थी वो 3 मीटर थी, तो उसके एरिया निकालेंगे तो 9 मीटर उसका एरिया था। अब फ्लोर इतना है, कारपेट इतना हो गया है, तो हम फ्लोर के एरिया से कारपेट के एरिया को अगर माइनस कर देंगे हमारा एक्चुअल फिगर आ जाएगी कारपेटेड एरिया कौन सा नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। इस एग्जांपल को समझिए अच्छे से। भी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस वीडियो को देखने में आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू एंड बाय।